बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन की स्पेशल एपिसोड में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करें तो हमने बड़े शानदार यहाँ बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, उसी तरह हमने बैट्समैन भी प्रोड्यूस किए। आज का शो बहुत स्पेशल है। गेस्ट की बात करें तो ज़बरदस्त किस्म के ओपनिंग बैट्समैन हैं, फील्डर भी उतने ही शानदार हैं, और ख़ास तौर पे जो इनकी डैशिंग पर्सनैलिटी है वो भी सबको बहुत हमें लुभाती है। मेरे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार अहमद शहजाद। अस्सलाम वालेकुम जी। लेजेंड, वालेकुम अस्सलाम। ज़्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपके टाइम का। काफ़ी अरसे से हम बात कर रहे थे शो के लिए। अहमद भाई, आप एक स्टार जो होता है और एक प्लेयर जो होता है, काफ़ी लड़कों के लिए, यंगस्टर के लिए आइकॉनिक पर्सनैलिटी रखता है और उनके लिए एक हीरो की तौर पे भी जाना जाता है। अपने थोड़ा सा अर्ली डेज़ का बताइए, अपने चाइल्डहुड का बताइए, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम जानें कि अहमद शहजाद क्या थे, इनका बचपन कैसे था, अपनी स्टूडेंट लाइफ के भी बताइए। देखिए, बचपन तो पढ़ाई में आई वॉज गुड इनफ। कैथेड्रल स्कूल था मेरा, चर्च रोड वाला, और उसके बाद फिर क्रिकेट का इतना क्रेज हो गया कि पढ़ाई वगैरह सब पीछे छूट गई। और इस तरह हुआ कि मुस्लिम मॉडल का उस टाइम पे नेट्स लगते थे और आई वॉज सो मच इनटू क्रिकेट, तो मैंने घर आके लड़ाई की कि मुझे मुस्लिम मॉडल में जाना है। तो सारे घर वालों ने अपोज किया इस डिसीजन को कि ये कैसे हो सकता है तुम वहाँ से, लेकिन फिर मेरे भाई समझे, क्योंकि उनका सुबह नेट्स लगता था, मुस्लिम मॉल की टीम बड़ी अच्छी थी। तो 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे भी खेले हुए। करते 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 मैं 14-15 साल का था जब मेरा अंडर 19 की तरफ से सिलेक्शन हो गई डिस्ट्रिक्ट, और सब लोग कहा करते थे अब तुझे पता लगेगा, अब पता लगेगा। तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार, कुछ बड़ा आने वाला है। लेकिन अल्लाह ने निकाला, वहाँ से परफॉर्मेंसेज होती रहीं। फिर पाकिस्तान अंडर 19 का एक टर्न्योर आया, वहाँ बहुत सीखा, बहुत इंजॉय किया। मंसूर राना कोच थे उस टाइम पे हमारे, फिर एजाज अहमद कोच बन गए। फिर वहाँ परफॉर्मेंसेस के बाद पाकिस्तान ए खेले, वहाँ के 3-4 टूर हुए, वहाँ परफॉर्मेंसेस हुई। वहाँ थोड़े से बिग बॉयज़ थे, सीनियर्स थे, उनके साथ जेल किया, और थोड़ा सी वो जो हेजिटेशन होती है वो दूर हुई। फिर उसके बाद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके पाकिस्तान टीम के लिए आए। तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर कोई पाकिस्तान प्रॉब्ली उन्होंने टूर किया था, उसमें रन श्रीलंका, या तो श्रीलंका की सीरीज थी। मैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस की हुई थी, 2 बड़े 150 किए हुए थे। तो श्रीलंका आई जिसमें मुरलीधरन, मेंडिस, ये सब लोग थे। तो वहाँ मुझे मौका मिला। लेट लेजेंड अब्दुल कादिर साहब सिलेक्टर थे, जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा मुंतखब किया। तो मेरा नाम वहाँ आया, मैंने 149 समथिंग किया वहाँ, बड़ा अच्छा खेला। कराची DH में या जिम खाना में गालिबन मैच था, शाहिद भाई कप्तान थे उसके जी। तो वहाँ से मेरा नाम पाकिस्तान टीम में, और उसके बाद वो एपिसोड हुआ जो वो धमाका या जो भी श्रीलंका के साथ। अच्छा, एक प्लेयर की ऑब्वियसली एक स्ट्रगल होती है, उसमें काफ़ी दिन रात उसकी एफर्ट चलती है। उस सारे जर्नी की सक्सेस जो आपकी डेस्टिनेशन होता है, आपकी टीम में नाम आना, इस सारे जर्नी में कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा कोच, कोई ऐसा मेंटोर आपको लगा हो कि जिसने मुझे शुरू में ही पहचान लिया था कि अहमद शहजाद इंटरनेशनल खेल सकता है और ये क्रिकेट कमोडिटी है, और जिसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो? देखिए, कोई एक नाम लेना ज़्यादती हो जाएगी बाकियों के साथ। जब आपके एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं तो उसमें हर मोड़ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, और उनके बगैर अगर उनकी सपोर्ट ना हो तो शायद आप वो वाला हर्डल पार ही ना कर पाएं। बिल्कुल। जिस तरह क्लब क्रिकेट में मियां असलम साहब थे, मुझे उनकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी थी, बिकॉज अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो मैं शायद क्लब की क्रिकेट ही ना खेलता। आपको पता है सारे हालात कैसे हैं, तो शायद मैं क्लब क्रिकेट ना खेल पाता। अगर मैं क्लब क्रिकेट ना खेलता तो मुझे एक्सपीरियंस हासिल ना होता, मैचेस का परफॉर्मेंसेस ना करता। मैं परफॉर्मेंसेस ना करता तो मुझे ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, लाहौर के जो लोग हैं, वो खेलता हुआ ना देखते। तो ये वहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है। फिर करते करते तो आपका बहुत ज़रूरी है पहले क्लब में नाम बना लेना। और जब मैं सुनता होता हूँ या बड़ों से बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि जब मैं क्लब लेवल पे खेलता होता था तो एक वर्ड स्प्रेड हो गया था कि यार इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, और अगर कोई 17 साल की उम्र में पाकिस्तान खेल जाएगा तो डेफिनेटली वो एक्सेप्शनल टैलेंट है। एंड मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। तो मियाँ साहब है, मियाँ असलम, जिनके क्लब में मैं खेला, आज भी मैं उसी क्लब में हूँ। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। रकीब सर है हबीब बैंक के, HBL में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं उनकी टीम को मैचेस जितवाऊँ, परफॉर्मेंस करूँ उनके लिए। लेकिन बहुत अच्छा एज एन एल्डर फिगर थे वो मेरे लिए, बहुत मज़ा आया। उसके बाद अंडर 19 में जो मंसूर राना का जो रोल था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बिकॉज उनकी और मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और एक कोच की बॉन्डिंग एक प्लेयर के साथ अच्छी तभी होती है जब वो उसको डिलीवर करके दे रहा होता है। बिकॉज एक कोच क्या चाहता है, कोच ये चाहता है कि वो मैचेस जीते, तो वो अपने जो मैच विनर्स होते हैं उनको प्यार करता है। तो मुझे ये 3-4 लोग ऐसे थे कि जिन्होंने प्यार किया, और अगर किसी का नाम
मिस हो रहा है, लोग तो बहुत ज़्यादा हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इस तरह जर्नी स्टार्ट हो अच्छा, फिर ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि एक 17 साल की एज में डेब्यू हो जाना, ये बहुत बड़ी, मैं तो इसे कहूँगा आपकी जहाँ परफॉर्मेंस है वहाँ अल्लाह ताला का करम भी खास कहना चाहिए। और यू पीपल आर चूजन बाय गॉड, जो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो इतनी बड़ी आबादी में से। टीम में जब नाम आया तो ओबियसली इससे बड़ी कोई आपकी चीज़ होगी नहीं, और वो एक मोमेंट कैसी थी। और दूसरा, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी साइड, वो जिस तरह की उस टाइम वो एक बहुत बड़े उनके बॉलर की बात करें तो ब्रेटली की बात करें, शेन, मतलब एक बड़ी लंबी उनकी लिस्ट थी बॉलरिंग लाइनअप की। तो उनको फेस करने के लिए जब आपको पता चल रहा था कि मैं अब इनको खेलने जा रहा हूँ, तो क्या अहमद शहजाद क्या सोच रहा था? देखिए, उससे पहले मैंने आपको बताया है कि जब आप अंडर 19 क्रिकेट खेलते हैं ना, और ऐसे नहीं कि 1-2 मैचेस खेलते हैं, आज जब आप पूरा रूल कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट को फॉर लाइक 3-4 years, और फिर पाकिस्तान ए खेलते हैं, तो ये प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट PSL के 2 मैच खेल के मेरा नाम टीम में आ जाता, तो डेफिनेटली ये जो बातें आप कर रहे हैं ये मैं ज़रूर सोचता, और इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता। लेकिन क्योंकि मैं आई वाज लकी इनफ कि मैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रॉपर चैनल होते हैं, अंडर 13 पेप्सी क्लिनिक, अंडर 15, 16, 19, वो सब चीज़ें खेल के आया, तो ये प्रेशर कम थे, जिसकी वजह से मुझे उसमें आसानी हुई। डेफिनेटली आज भी अगर आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से पूछेंगे, वो कोई भी इंटरनेशनल मैच खेलता है, एक बटरफ्लाई ज़रूर टमी में आज तक, चाहे आप सचिन से भी पूछेंगे या कोई आप लेजेंड से जितने भी होंगे पूछेंगे, तो वो एक एंग्जाइटी ज़रूर रहती है। तो इससे ज़्यादा और ऐसा सच कुछ था नहीं, बल्कि आई वुड से कि वो एज तो इतनी रॉ होती है कि इंसान तो बिल्कुल जो है ना, कोई डिस्ट्रैक्शन सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है कि किस तरह मैंने अपना लोहा मनवाना। और खास तौर पर मुझे आई स्टिल रिकॉल दैट मोमेंट कि जब आप आए, आपने खेलना शुरू किया और आपने जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को फेस किया, तो हम सबको लगा एक पाकिस्तान को ऐसा टैलेंट मिला है जो शायद बहुत लंबा टाइम सर्व करेगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे चढ़े तो फिर हम देखते हैं कि आपका जर्नी कंटिन्यू होता है, फिर हम उसमें देखते हैं 2009 का वर्ल्ड कप का भी आप टीम का स्क्वाड का पार्ट बनते हो। काफ़ी ऑन एंड ऑफ आपकी उतार चढ़ाव तो ऑब्वियसली कैरियर में रहते हैं। अगर आपने आप पूरे कैरियर को रिकॉल करते हो तो कौन सी ऐसी मोमेंट है जिसको अहमद शहजाद हमेशा याद करके चेरिश करता है और कहता है कि यार ये मेरे कैरियर की अभी तक की सो फार दिस इज द बेस्ट मोमेंट? और ऑब्वियसली चैंपियन ट्रॉफी भी आपके कैरियर का पार्ट है। देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे 2 टाइटल से नवाजा है, ये मेरे से कोई चीज़ें ले नहीं सकता। लोग एक टाइटल के लिए पूरी पूरी जिंदगी खेल जाते हैं, उनको नहीं मिलता है। तो 2009 का वर्ल्ड कप जब हम जीते, मेरे ख्याल से वो मेरे लिए, बेशक मैं उसका पार्ट नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कहते हैं आप खेले नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेले नहीं, मैं कहता हूँ मैं पानी पिलाया, मैं इसी में बड़ा खुश हूँ। आपने पानी भी नहीं पिलाया, जो ये लोग बात करते हैं। तो वो जो एक जिसका पैशन होता है ना, इसकी खुशी वही जान सकता है। और जहाँ तक आपने क्रिकेट की बात की है, देखिए मैं बहुत रॉ था जब मैं क्रिकेट में आ गया, जेन्युइन 17 साल का भी नहीं था। तो उसके बाद जो मेरे अर्ली डेज थे, वो थोड़े से एक्सपीरियंस गेन करने में गए। वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं थी, एवरेजेस उस तरह की नहीं थी कि मेरा बिल्कुल ज़हन नहीं था कि एवरेज क्या होती है, लाइक परफॉर्मेंस क्या होती है। बिल्कुल आके मैं खेलता था, तो वो मैंने वहाँ सीखा। उसके बाद मैं टीम से ड्रॉप हो गया। कोई ये पहले 15-20 मैच मेरे इसी तरह गए, फिर मैं डोमेस्टिक में दोबारा गया। डोमेस्टिक में बड़े बड़े परफॉर्मेंस, जो मैंने इंटरनेशनल से एक्सपीरियंस गेन किया था, उसके बाद मैं डोमेस्टिक में गया, वहाँ परफॉर्मेंसेज की। उसके बाद दोबारा मैं सिलेक्ट हुआ। तो जब मैं दोबारा सिलेक्ट हुआ, पहले 15 से 20 मैचेस के बाद पाकिस्तान के लिए, और वो जो मैं 50 एक मैच खेला हूँ, उसमें मैं बड़ी अच्छी एवरेज से खेला हूँ। वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं तगड़ी, मैंने सेंचुरीज भी की हैं, उसमें मेरी एवरेजेस भी अच्छी थी, स्ट्राइक रेट। तो पहले जो 15-20 मैच थे वो, और जो आखिरी 10 वनडे में खेला हूँ अपनी जिंदगी में, वो उनमें मेरी परफॉर्मेंसेस खराब है। मतलब उस तरह की नहीं है जिस तरह का मैं चाहता था। पहले 10-15 मैच मैंने आपको बताया किस वजह से, क्योंकि आई वाज रॉ इनफ। फिर आखिरी 10 इस तरह था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन सा मैच खेलना है, कौन सा नहीं खेलना है। और जब एक प्लेयर को पता ही नहीं है कि जब कोई थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन है तो आप आ जाइए, तो जब थोड़ा सा आसान है तो आप रेस्ट कर लीजिए। और मेरे ख्याल से 6 सीरीजों में 10 मैच खेला हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ना, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर तरीके से चीजें हो सकती थी। तो ये आखिरी 10 मैचेस में मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सकती थी, लेकिन उसकी वजह यही है कि बिट्स एंड पीसेस में खिलाता रहा। और कभी भी आप किसी को भी बिट्स एंड पीसेस में खिलाएंगे, वो स्ट्रगल करे। अच्छा, अभी इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी कैप्टन के साथ आप खेले, ओबियसली मिसबा भी थे, अफरीदी भी थे, यूनुस खान भी थे, सरफराज भी आए, तो कौन सा ऐसा कैप्टन, हफीज़ भी थे, किस कैप्टन के साथ खेल के आपको लगा कि इसने अहमद शहजाद को समझा और जिस तरह आप चाहते थे अपने आप को एग्जीक्यूट करना, उस तरह करवाया? देखिए, हर इंसान, हर कैप्टन जो है अपना माइंडसेट लेके आता है, उनके अपने प्लान्स होते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी टीम सिलेक्ट करता है।
और जो जिसको बेहतर लगता है वो करता है। हर एक इंसान जो पाकिस्तान का कैप्टन बना है वो केपेबल था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप बात करेंगे टू बी माई सेल्फ वेयर आई वॉज, थोड़ा सा लाइक वो था मैं जिस तरह शाहिद भाई कैप्टन थे उनके अंडर, मैंने पहले भी ये बात कही है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो कैप्टन रही बहुत थोड़ी देर के लिए। मतलब जिस तरह अगर वो वसीम भाई के साथ थे, शाहिद भाई की बात अगर करें तो वो वसीम भाई बड़ी देर तक कैप्टन रहे और वो साथ उनको लेके चलते रहे और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस निकलती रही। तो ये अगर मैं शाहिद भाई की बात करूं तो वो बहुत चंद मैचेस के लिए कैप्टन रहे थे, जिसकी वजह से, और फिर जब दूसरा कोई कैप्टन आता है वो अपनी स्ट्रेटजी से अपने प्लेयर्स लेके आता है। तो कैप्टन सारे ही अच्छे थे, सबके अंडर बहुत ज्यादा लर्निंग्स थी, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई एक ऐसा नाम आपको आई थिंक शाहिद भाई इस तरह थे, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए वो कप्तान रहे, उनके अंडर में मैचेस ही बहुत कम खेलो। अच्छा, आप जब टीम में आए तो ओबियसली उस दूसरी साइड पे हमने देखा कि भारत में विराट कोहली आए और नंबर भी समहाउ वो नंबर 3 पे था, आप एज ए ओपनर थे, बट रिलेट किया जाता था दोनों को और कहा जाता था जिस तरह की परफॉर्मेंस भी आपने देनी शुरू की कि शायद ये दोनों साइड के किस तरह के प्लेयर हैं कि ये सारे रिकॉर्ड बनेंगे और ये एक ऐसा प्लेयर बनेगा पाकिस्तान का। एज भी ओबियसली आपकी काफ़ी कम थी, तो लगता था कि लंबा टाइम चलेगा। अब कंपैरिजन जब हो रहा है और फिर इस बिट्स एंड पीसेस में खिलाया जा रहा है, फिर आपको टीम का पार्ट भी नहीं बन पा रहे, उसमें एज ए प्लेयर, एज ए इंडिविजुअल आप क्या फील करते थे उस सारे मुश्किल टाइम के अंदर? अभी के लिहाज से मैं सेपरेट आपसे बात करूंगा, वो फिर कैसे अहमद शहजाद अपने आप को उठाता था और फिर जाके परफॉर्मेंस देता था? देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मुश्किल नहीं था तो वो थोड़ा झूठ हो जाएगा। आई थिंक आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, बहुत मुश्किल टाइम था जब मैं देखता था कि उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है जिस तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो फिर मुझे बहुत दुख होता था और फिर मेरी परफॉर्मेंसेस सफ़र कर रही हैं। एंड देन देयर वर पीपल जो मेरे ख्याल से इंटेंशनली चाहते थे कि मेरी परफॉर्मेंसेस सफ़र करें। तो जब ये चीज़ें होती थी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दुख होता था। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा वर्स्ट पार्ट था वो ये था जब आपकी कोई सुन ही ना रहा हो और आप कुछ किसी को बोल ही नहीं सक रहे हो, और फिर मीडिया पे भी एक परसेप्शन आपके अगेंस्ट जो है ना विद इन द टीम ही चला जाता है और वो फिर आपको वहाँ भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है उन चीज़ों पे जो आपने की नहीं है। और फिर जब अपनी टीम मैनेजमेंट से आप बात करें, आप कहें कि यार ये चीज़ें तो मैंने की नहीं है, तो आपको कहा जाए कि कोई बात नहीं, आप अपना फोकस करें। तो चारों तरफ से जब आप फंस जाते हैं तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप कहें कि फ्रस्ट्रेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन एक छोटा लफ्ज़ है, आपको बेसिकली आप सफोकेट हो जाते हैं। तो वहां से निकलने के लिए डेफिनेटली हमारे एक करियर का हिस्सा है, यही फायदा होता है जब आपने छोटी उम्र से अपने आप को उठाया और करियर स्टार्ट किया, यू समहाउ फाइंड अ वे। तो वो जब आप फंस जाते हैं तो जब आपकी उड़ान ऊंची आप जाना चाहते हैं और आपके गोल्स होते हैं, आपके विजन होता है, तो आप उसके पीछे जाते रहते हैं। तो कभी कभी इतने गुंजल आ जाते हैं जिंदगी में कि बहुत मुश्किल हो जाता है एक रफ्तार से जाना। लेकिन फिर भी जो पैशनेट लोग होते हैं, जिस तरह हमारी फील्ड है क्रिकेट, वो आपको हारना सिखाता ही नहीं है। तो आप कुछ ना कुछ करके आगे की तरफ क्रॉल ही करते रहते हैं और अपने टाइम का इंतजार करते हैं। वही मैंने किया और आज तक आपके सामने, और इंशाल्लाह आगे भी रहूंगा। नहीं, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप जरूर आएंगे। अच्छा भाई, एक चीज़ हमने क्रिकेट में बड़ी देखी कि किसी प्लेयर को बनाया जाता है। मैं उसकी अगर एग्जांपल देखूं, बाबर आजम की मैं एग्जांपल इधर कोट करता हूं। बाबर आजम को मेरी मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर से अक्सर दोस्ती थी, उनसे मुलाकात होती, तो उन्होंने हमेशा बात करनी कि बाबर आजम वही टीम में नहीं आए थे और उन्होंने कहा जी इसके लिए जो नंबर है वो नंबर 3 होना चाहिए, इसको बनाने के लिहाज से, इसकी मेकिंग के लिहाज से। अब वो हमने देखा कि जब उसको नंबर 3 पे जब खिलाना था तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हफीज़ भाई का नंबर 3 था। उन्होंने कैप्टन से बात सरफराज से की, हफीज़ से बात की, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कमोडिटी है तो मैं अपना अब इस कैरियर के स्टेज पे हूँ, अपने आप को आगे शिफ्ट कर सकता हूँ। उन्होंने पहले भी एक दफ़ा किया था 2012 में, फिर अपने आप को चेंज किया। पहले ओपनर से वो नंबर 3 पे आया, जब आपको ओपनिंग स्लॉट में रखा गया तो उन्होंने तब भी चेंज किया था। क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है किसी प्लेयर को बनाने के लिहाज से, इसमें एग्जांपल अगर हम देनी शुरू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, एक लंबी लिस्ट है कि कई प्लेयरों को कंसिस्टेंट चांसेस दिए गए और उनको जो सर्टेन नंबर था उस पर उनको एलोकेट करके फिक्स कर दिया गया। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई लड़कों को एक तो चांसेस जिस तरह आपने कहा बिट्स एंड पीसेस में मिले, और दूसरा उनका जब नंबर चेंज करना शुरू किए गए तो इतनी लंबी लिस्ट उनकी आ गई तो उनको नंबर 1 से लेके नंबर 7-8 तक भी खिला दिया। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अब इसका जवाब बड़ा एक सिंपल सा जवाब है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक नया लड़का आ रहा है, ठीक है, फेयर इनफ, आपने उसको बनाना है, कोशिश कर रहे हैं, बनाया, ठीक है, चांसेस मिले, मतलब 19वें ओवर में भी लोगों ने नॉक एंड रन किया, T20 में किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसे भी मैचेस हमने देखे हैं, फेयर इनफ, कोई बात नहीं किया। एटलीस्ट जिन बाबर की आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब की समहाउ। यहाँ ऐसे भी बहुत ज्यादा केसेस हैं जिनको हमने बहुत ज्यादा कोशिश की,
सीनियर प्लेयर्स को डिस्टर्ब करके कि इनको लेके आ जाए, लेकिन उन्होंने उसको वेस्ट किया। और बार बार मैं आपको 6-7 नाम वैसे ही खड़े खड़े गिनवा सकता हूँ। और फिर इस तरह के भी लोग हैं कि जिन्होंने 50-50 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं की है, ये छोटी नहीं है, 2-2 50 है, लेकिन फिर भी उनका रन रखा गया, उनको बाहर नहीं किया गया। सो दैट्स समथिंग डिफरेंट। ये यहाँ पे आपने एक होता है बनाना, एक होता है आपने अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना, एक होता है जबरदस्ती खिलाते रहना। तो तीनों चीज होती रही है। तो बाबर की फेवर में ये चीज जाती है कि एटलीस्ट उन्होंने अपनी जो अपॉर्चुनिटीज थी वो ग्रैब की समहाउ। ठीक है, फिर ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने इनको जबरदस्ती खिलाते ही गए, वो आज तक टीम में का पार्ट है। ठीक है, फिर ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो 2 मैचेस में कुछ नहीं करते थे, वो बाहर हो जाते थे। ठीक है, फिर ऐसे अब देखें जो उनके साथ हो गया, लोगों के साथ हो गया, उनको बनाया गया, फेयर एनफ। इसी तरह जब हम नए प्लेयर्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स की बात करते हैं, उनको भी बनाना चाहिए जी, उनका भी ख्याल करना चाहिए। मैं इसी तरफ आने लगा था, उनको भी। हारिस की बात कर रहे हैं, साइम अयूब की बात कर रहे हैं, अब ये दोनों आपके बच्चे जो हैं वो ओपनर हैं। अगर आपका सीनियर मेंबर अपनी जगह नहीं छोड़ने को तैयार, इज नॉट अवेलेबल कि जी मैं मिडिल ऑर्डर में या 3-4 पे जाके नहीं खेल सकता। साइम अयूब को हमने देखा 4 पे खेला गया, अभी रिसेंट न्यूजीलैंड सीरीज के अंदर जब हारिस को हमने देखा 1-2 मैचेस में वो 5वें नंबर पे भी आए। तो आप जब यंगस्टर को आप उस नंबर पे खेलेंगे और ओबियसली उसने अगर अपना डोमेस्टिक और तमाम जगहों पे वो एज ए ओपनर खेलता रहा है और उसको आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस बच्चे के साथ ज्यादती है और जब उसे परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप उसको 2 साल के लिए बाहर बिठा देंगे, जी इसने तो रन ही नहीं किए थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आपको यहाँ पे इस टाइम ये देखना चाहिए कि जब मैं आ रहा था मुझे भी किसी न किसी ने सपोर्ट किया था, मेरे लिए जगह छोड़ दी। तो जब मैं आज स्टेबल हूँ, कल को मैं स्टेबल होऊंगा, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने यंगस्टर्स को लेके चलूँ। अगर नहीं तो एटलीस्ट वो काम पूरे करूँ जो टीम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो अवाम मांग रही है, और वो तभी होंगे जब मैं उसको एडमिट एज अ प्लेयर कर लूँगा। अगर मैं अपनी ईगो में रहूँगा और अगर मैं समझूंगा जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, तो कभी भी बेहतरी नहीं आएगी। तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो मैं अपनी गेम को ऊपर ले जाऊँ और उस तरह खेलूं जो मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, या तो मैं किसी यंगस्टर को उसी तरह बनाऊं जिस तरह कभी किसी ने मुझे बनाया था। अच्छा, आपके क्रेडिट पे काफ़ी चीज़ें भी हैं, मतलब पाकिस्तान के पहले प्लेयर जिसने T20 में सेंचुरी की, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी करने वाले भी आप बैटर बने, T20 में हाईएस्ट जिसमें बाउंड्रीज लगाने का भी रिकॉर्ड आपके पास है, पार्टनरशिप भी आपके साथ कई बनी, सेकंड हाईएस्ट 5000 रन बनाने का भी क्रेडिट आपके नाम पे है। अब इतनी परफॉर्मेंस के बाद जब आपको लगता है, और टेस्ट की मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा, आपने जब टेस्ट में चांस काफ़ी लेट मिला, जब एज़ कंपैरेटिवली अगर हम T20 और ओडीआई में देखें 2013 में मिला, फिर आप 17 तक लास्ट टेस्ट खेले, उसमें 3 सेंचुरी और तीनों सेंचुरी बड़ी सेंचुरीज थी आपकी, एवरेज अभी भी 40+ है। हमने लास्ट 6-7 ईयर के अंदर कोई 7-8 लड़कों को चांस दे दिया, जिसमें अभी हम अगर ओडीआई की मैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके आऊँ तो हम टीम सिलेक्शन जो कर रहे हैं वो सारी ओपनर्स की कर रहे हैं, इसमें शान मसूद भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, इमाम भी है, फ़खर भी है। फ़खर बेचारे को तो अब हम आगे पीछे भी फेंक रहे हैं, बाबर रिजवान भी T20 में आ जाते हैं। एक तो अहमद शहजाद, क्या समझते हैं कि क्या इतने ओपनर्स के अंदर अभी भी कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करके आप आ सकते हैं, नंबर 1। सेकेंडली, अगर लेट्स सपोज आप समझते हैं कि इतने ज़्यादा लॉट के अंदर जगह नहीं बनती और हमारा मिडिल ऑर्डर का जो एरिया है वो एक फंसा हुआ है, वो भी हमारा हम देख रहे हैं T20 में भी ओडीआई के अंदर भी, तो क्या अहमद शहजाद अब कैरियर की स्टेज के ऊपर आके क्या मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं अगर टीम डिमांड करती? देखिए, हर चीज़ कम्युनिकेशन के साथ होती है, कम्युनिकेशन के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपको मैं आपकी एक्सपर्टीज से, देखिए इतने सेट प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो कोई ना कोई इसमें वजह तो होगी ना जी। ठीक है, तो जब आप किसी का कमबैक कराते हैं और उसको अपनी जगह से उसको छोड़नी पड़ती है और कहीं और लेके आते हैं टीम के लिए, तो ऑब्वियसली उसके साथ फिर पूरी कम्युनिकेशन के साथ आप उसको लाते हैं। और मुल्क के लिए मैंने आपको मैं बहुत ज़्यादा कह सकूँ, मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओपनर्स हैं, बहुत ज़्यादा ओपनर्स ट्राई हो गए हैं, अब आप मुझे बता दें कितने रह गए हैं, किनको देखना है। अब तो आबद अली एक बेचारा ठीक है, तो बात ये है कि मैं चुप करके इसलिए बैठा रहा बिकॉज मुझे अपनी एबिलिटीज का पता है। ठीक है, जब से मैं बाहर हूँ अब तक कितने प्लेयर्स को कितना कितना रन मिला है, बिल्कुल ऐसे ही एक के बाद एक छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस पे आते रहे, जो कि मेरे ख्याल से मुल्क का नुकसान है। मैं बारहा ये बात बोलता हूँ और इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि डोमेस्टिक में रगड़ा लगना, डोमेस्टिक में ग्राइंड खाना एक प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस से जब आप एक प्लेयर को पाकिस्तान के लिए खिला देते हैं, वो किसी और का नहीं, सबसे पहले मुल्क का नुकसान है, उसके बाद उस अपने प्लेयर का नुकसान है, तीसरा जिसको आप बायर कर रहे हैं उसका नुकसान है। बिकॉज जब आप कोई बायर कर देते हैं जिसको, उसका फिर कमबैक हो जाता है। कमबैक इज अ टोटली डिफरेंट थ्योरी।
उसमें आपका माइंडसेट, आपकी हर एक चीज, आपके बॉडी मसल्स आपका डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली आप जब इस तरह करते हैं, किसी के साथ जल्दी कर देते हैं और उसको प्रॉपर ग्राइंड नहीं लगने नहीं देते, मैच्योर करते नहीं है, तो आप 3 चीजों का नुकसान करते हैं। सबसे पहले अपने मुल्क का, दूसरा उस प्लेयर का जिसको आप जल्दी लेके आ रहे हैं क्योंकि वो मैच्योर ग्रूम्ड हुआ नहीं है, तीसरा जिसको आप निकाल रहे हैं ऊपर से। तो सर ये 3 चीजें होती हैं। आपने मेरे ख्याल से जब से मैं बाहर हूं कितने ओपनर्स देख लिए, सारे 8-9 तो हमने नाम ले लिए, ठीक है, बीच में से 1-2 अच्छा भी कर रहे हैं। जहां तक आप मेरी बात कर रहे हैं, तो अब इतने ओपनर्स आपने ट्राई कर लिए, घूम फिर के इंशाल्लाह आपके पास फिर मैं ही बचना हूं, और मैं बिल्कुल अपनी पुरुमीद हूं। कोई ऐसा एक दिन नहीं है 2-2.5 साल में कि जब मुझे ये लगा हो कि ओहो अब ऐसा मुश्किल हो गया। फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो उसको ओवरकम करते हैं, पीछे छोड़ते हैं, अपना विजन देखते हैं। और जब आपके गोल्स दूसरों के लिए हो, जब आपके गोल्स ये हो कि यार आपने मुल्क के लिए कुछ करना है, जब आपके गोल्स ये हो कि आपने अपनी परफॉर्मेंसेस से जो पीछे गलतियां की हैं वो नहीं दोहरानी है, जब आपके गोल्स हो कि मेरिट को प्रिवेल करना है, जब आपके गोल्स हो कि आपके हाथ में कोई चीज़ें आएंगी तो आपने ये चीज़ें नहीं होने देनी जो आपके साथ हुई हैं, जब आपके हाथ में चीज़ें आए, आपकी फाउंडेशन मुल्क के लिए लोगों की हेल्प करना, आपके जब आपके गोल्स इस तरह के हो जो सेल्फलेस हो, दूसरों के लिए हो, तब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक ही चीज आपने करनी है, वो ये करनी है कि आपने कभी हार नहीं माननी है। जिस दिन आपको कोई आपने खुद अपने आप को कह दिया कि दैट इज इट यार, अब तो ये भी आ गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, अब तो आप PSL भी नहीं खेल रहे, तो उस दिन आप हारेंगे। मुझे तो पता है मुझे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा, और आपको भी पता है मुझे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा। अच्छा, उसमें और मजे की बात यह है कि सबको पता है, बगैर बोला मैं इतना भी कुछ नहीं हूं, लेकिन सबको पता है कि मुझे प्लेटफॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा और क्या वजह है। लेकिन मुझे एक चीज का भी, मुझे अल्लाह ताला पे भी बहुत यकीन है और मुझे अपनी एबिलिटीज पे बहुत यकीन है। घूम फिर के इंशाल्लाह भी आप देख लीजिएगा, यहाँ हमारी बात हो रही है, एक दिन जब मैं कम बैक कर लूंगा फिर आप मुझे कहेंगे यार आपने बोला था। बिल्कुल इंशाल्लाह। अहमद भाई अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके दोबारा गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अहमद शहजाद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। मिडिल ऑर्डर का मेरा सेकंड क्वेश्चन था, अगर कोई बात करता है तो क्या अहमद शहजाद? ऑब्वियसली सर, मैंने आपको इसका कैटेगोरिकली जवाब दिया है कि मुल्क के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, ये बहुत छोटी चीजें हैं कि यहाँ से वहां आ जाओ, वहां से यहाँ आ जाओ जी, मैंने नहीं आना, करने को तैयार नहीं है ना हमारे कुछ प्लेयर्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, मुझे उनका नहीं पता कि उनसे क्या बात भी हुई है नहीं हुई है, ऐसी मैं यहाँ बैठ के बोल दूं कि हाँ जी उनको ये कर लेना चाहिए, नहीं। लेकिन मैं अगर मुझसे पूछेंगे ना, और मैं अगर मतलब कंट्रोल में हूँ अपनी जिंदगी के, टीम के अंदर सारी चीजें, तो ये बहुत छोटी चीज है मुल्क की। अच्छा, आपने मैंने आपके एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आपने बात की कि मुझे लोग परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी की आपने बात की, चांस नहीं दिया जा रहा। तो आपने एक बात की कि क्या मैंने घर में परफॉर्मेंस तो नहीं देनी, तो मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, ग्राउंड में मुझे खिलाया जाएगा, तो अहमद शहजाद बताएगा ना कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या नहीं। तो क्या लगता है कि अभी जैसे डोमेस्टिक में भी हमें नजर नहीं आ रहे, PSL खासतौर पर पूरी दुनिया का लीग खेलने वाला प्लेयर अगर पाकिस्तानी लीग नहीं खेल रहा तो वो कितना हार्ट रेंचिंग है, और किस तरह आपको लगता है कि ये बॉदर कर रहा है आपको? ऑब्वियसली मुश्किल होता है, ऐसी बात नहीं है जब आप अपनी लीग नहीं खेल रहे होते, क्योंकि आपकी डिमांड कम हो जाए। सबसे पहली वो चीज ये पूछते हैं कि यार आप अपनी लीग क्यों नहीं खेल रहे, और जब आप अपनी ही लीग में जहाँ पे इतने सारे लोकल प्लेयर्स अलाउ होते हैं नहीं खेल रहे, तो फिर दे ऑल्सो थिंक ट्वाइस। और देखिए दुनिया में बहुत क्रिकेट हो रही है और बहुत प्लेयर्स अवेलेबल हैं, वो ऐसे नहीं है कि जिंदगी में सिर्फ उनके पास मैं ही प्लेयर रह गया हूँ, ठीक है, बहुत प्लेयर्स अवेलेबल हैं। वो देखते हैं कि करंट कौन खेल रहा है, मुल्क की तरफ से कौन खेल रहा है। तो मैं एक यंगस्टर्स को भी अपने एक्सपीरियंस से एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो लीगें शीगें हैं ना, ये सब चली जाएंगी, कोई भी नहीं खिलाएगा आपको। तो कोशिश ये करो कि मुल्क की तरफ से, जब तक मुल्क की तरफ से खेल रहे होगे तो सारी लीगें भी बुलाएंगी, अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होंगे। तो प्रायोरिटी हमेशा इसके पीछे भागना। जो लोग ये इस चक्रों में आते हैं ना, वो बड़े शॉर्ट टर्म गोल जिनके होते हैं, शॉर्ट टर्म सक्सेस के गोल होते हैं, वो कहते हैं जी बस यहाँ से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाइए। ये वक्ती तौर की क्रिकेट है, ये याद रखिएगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, दैट इज इट। उसके बाद जब आप कहीं नजर नहीं आ रहे होगे, एक भी लीग आपकी गंदी गई, वो ट्रैवल करती है। तो आप जब मुल्क की तरफ से खेल रहे होते हो ना, फिर आपको पूरी दुनिया देख रही होती है। आप अपनी लीग में खेल रहे होते हो, आपको पूरी दुनिया देख रही होती है, और वो फिर एक पॉजिटिव वर्ड स्प्रेड होता है कि हाँ यार ये अहमद ने इस मैच में ये कर दिया, हाँ पाकिस्तान की तरफ से ये कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह परफॉर्मेंस हुई, PSL में जो है ना टॉप बैट्समैन हो गए। तो यूं जो है ना आपकी जो है ना स्प्रेड होती है। तो अपना सारा यंगस्टर्स के लिए मेरा एक मैसेज है कि अपना जो फोकस है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए रखें। अहमद भाई, PSL की हमने बात की, PSL के सीजन से पहले तक आप टॉप 10 बैटर में भी थे, और आपकी जो लास्ट एक कोयटा ग्लैडिएटर ने टाइटल जीता उसमें भी आपकी 550 थी। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 सीजन में हम नहीं देख पा रहे आपको। क्या रीज़न आपको लगती है? कोई सर्टन माइंडसेट है जो अहमद शहजाद को खिला नहीं रहा, या कोई दूसरे लड़के ऐसे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस की हम जैसे बात करते हैं, रिकॉर्ड तो हमें बता रहे हैं
कि आप टॉप 10 में भी नजर आ रहे हैं, आपने परफॉर्म भी किया है, तो क्या ऐसी बेसिक रीजन आपको फील होती है कि अपनी लीग में चले, इंटरनेशनल की तो हम सेपरेट बात कर ही रहे हैं, इसकी क्या रीजन दिखते हैं आप? देखिए, कुछ बहुत, हर फ्रेटर्निटी की कुछ बहुत तल्ख हकीकतें होती हैं, और उससे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा तल्ख तब हो जाती है जब आपको उनका पता लग जाता है, और उससे ज्यादा मसला तब होता है जब आप वो आवाम के सामने नहीं रख सकते। ठीक, यू नो, तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है, इसके आंसर्स मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोगों को पता लगने चाहिए। अभी एक भरम होता है, वो रहना चाहिए। इन शॉर्ट ये है, जो चीज़ आसानी कर देती है वो ये कर देती है कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। जो कोई कर रहा है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर कर नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह अपने अच्छे लोगों से अच्छे काम लेता है और अपने बुरे लोगों से बुरे ही काम लेता है। तो बस हम डर के ये बोलते हैं कि अल्लाह हमसे हमेशा किसी का भला ही करवाए, कभी ऐसे काम ना करवाए। और जहाँ तक ये चीज़ें हैं, ये वक्ती हैं, ये चली जाएंगी। ये मतलब मुझे ना रखना, प्लेटफॉर्म ना देना, परफॉर्मेंसेस मेरा PSL में मुझे नीचे करना, हर एक चीज़, ये प्लानिंग्स, ये ख़त्म हो जाएंगी। फिर ये क्या करेंगे? आप ये सोचें कि यू नो, जब मैं ये सारी चीज़ों को कॉन्कर करके पाकिस्तान की तरफ से खेल जाऊंगा, तो वो जो लोग इतना जत्था ये सारी चीज़ें कर रहा है, कितना अपसेट होगा। तो थोड़ा सा जब आपका नाम बड़ा होता है ना, आपके दुश्मन भी उसी हिसाब से बनते हैं, और जब आपका नाम बड़ा होता है तो फिर वो दुश्मन भी पावरफुल हो जाते हैं जी। तो वो जब पावरफुल लोग आपके अगेंस्ट हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो जो है ना, फिर कुछ ना कुछ करके, बेशक वो एक्सपोज हो जाएं, लेकिन वो चीज कर देते हैं। तो मेरा आज भी डिकोरम यही है कि मैं हमेशा अपने कंडक्ट में रह के बात करता हूँ। मैं कोई ऐसी बात करना चाहूँगा नहीं, ना करूँगा जिससे जो फैंस है क्रिकेट के, उनको डिसअपॉइंटमेंट हो। All I can say is this, that I'm working really really hard, and जो positives हैं उनको सोचता हूँ, जो negative हैं I try to ignore them, and inshallah the day will come that I'll come back in the team again, inshallah. अच्छा, कम बैक की आपने बात की, आपका मिसबाह हक जब कोच बने और चीफ सेलेक्टर भी बने तो आपको और उमर अकमल को तब चांस दिया गया। 3 मैचेस की T20 सीरीज के बेस के ऊपर एक प्लेयर को कैसे जज किया जाए, मुझे आज तक ये मुझे भी नहीं पता लगा। तो वो 3 मैचेस के अंदर उन्होंने पहला स्टेटमेंट ये दी कि जी हमने ये रखा और इन लड़कों को हमने, हमारे ये प्राइम प्लेयर थे और अभी भी हम समझते हैं कि ये हमारा सबसे बिगेस्ट टैलेंट है। जो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई स्टिल रिमेंबर दैट, उन्होंने कहा जी आप दोनों को चांस मिला। बट ओबियसली जब एक प्रेशर होता है और 3 मैचेस, और T20 तो क्रिकेट ऐसे है कि आपने आगे चलानी है, आपने इनिंग्स तो बिल्ड क्या करना है, आपने तो ओबियसली एक चांस लेना ना जी। T20 के अंदर तो आपने एवरी सेकंड बॉल आपने हिटिंग की तरफ जाना है, तो आपके चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 3 मैचेस के बाद दोबारा आपको चांस नहीं मिलता, तो आप क्या समझते हो कि वो प्रीवियस रजीम का था माइंडसेट, या उसके बाद भी रमीज राजा भी आए, उन्होंने कभी आपसे बात की, या अभी सेठी साहब आ गए, इन तीनों रजीम में से किसने आपसे बात करने की कोशिश की? 3 सवाल आपके हो गए। पहला सवाल आपका ये था कि जो श्रीलंका यहाँ आई 3 T20 की बेस वहाँ पे मैं 50 की एवरेज के साथ परफॉर्मेंस करके PSL में टीम में जगह बनाई। आखिरी 6 बड़े मैचों में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए 5-50 किए, फाइनल जीते, चैंपियन कराया। उसकी बुनियाद पे मेरा नाम आया और श्रीलंका यहाँ पे आई। हमें होम सीरीज में उन्होंने पहले 2 मैचेस हरा दिए, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, मैं बाहर हो गया। ठीक है, अब ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये मुझे नहीं पता। ये उनसे जिन्होंने ये किया, जो प्रेशर बर्दाश्त शायद नहीं कर पाए, तो वो मुझे लेके गलत आए या उन्होंने मुझे बाहर गलत निकाला। ये दोनों में उन्हीं की गलती है। ठीक है, मैं उनको इतने सारे प्लेयर्स गिनवा देता हूं जो टीमों में आए, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, सीरीज भी हारते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं होते। मैं आपको फिर 50 का वर्ड मैं इसलिए कहता हूं कि 50 मैचेस बहुत ज्यादा होते हैं जी। लोगों को आप एक रेपुटेशन पे लेके आते हैं, वो फिर खेलते हैं 50-50 मैचेस में, एक फॉर्मेट में उनके 1-1, 2-2, 50 होते हैं, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं होते। तो या तो आपने मुझे स्केपगोट बनाया, ठीक है, या तो आप वीक पड़ गए, या तो आपसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, जो भी किया अच्छा नहीं किया। सो ऐसा अगर मेरे हाथ में दोबारा, जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि जो जो चीजें मेरे साथ हुई हैं, जो एक पॉजिटिव इंसान होता है वो ये कोशिश करता है कि जब मेरा टाइम आएगा इंशाल्लाह मैं किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करूंगा। या तो मैं उसको लेके नहीं आऊंगा, ठीक है, अगर मैं उसको लेके आया हूं तो मैं उसको पूरा साल दूंगा कि भाई ये आपके पास साल है, साल बाद ये साल में हमारे 25 मैच है,
इन 25 मैचों में हम आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस से मुल्क को कितना फायदा हुआ है, टीम को कितना फायदा हुआ है, या आपकी ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कि यहाँ आपने परफॉर्मेंसेस की हैं, यहाँ टीम हार गई, हमें आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो 1 साल 8 महीने का गो होता है एक प्लेयर के लिए, लेकिन हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली 2 ही मैच है। सेकेंडली मैंने आपसे पूछा कि क्या उसके बाद बाद में रमीज राजा साहब आए, पहले एहसान मानी साहब थे और अभी सेठी साहब है, तो इन 2-3 रिजीम में किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? नहीं, किसी ने बात की हो बुला के कि हम क्या चाह रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? रमीज भाई के साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी, वो गालिबन जो मैंने एनओसी लेनी थी श्रीलंकन लीग के लिए, ठीक है, उस मामले में उसमें थोड़ी बहुत उनसे बात हुई, उसके बाद उनसे कोई राब्ता हुआ नहीं, कोई क्या नहीं। हाँ जी, सेठी साहब जो है ऑब्वियसली एक हमेशा से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे, और उनका एक फर्म स्टैंस है चीज़ों के लिए, और मुझे लगता है कि वो चीज़ें, वो मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला था कि वो किसी पर्सनल की इंडिविजुअल की खूबियाँ नहीं देखते, उनके फ़ैन नहीं बन जाते, वो ओवरऑल जो है ना मुल्क की बेहतरी देखते हैं। उनकी एक अपनी बड़ी गहरी आंख है। फिर उनके जो वेल विशर्स भी हैं, जो टाउट्स होते हैं, जो आपके ऑब्वियसली अगर आप चेयरमैन होते हैं तो आपने अपने लोग छोड़ रखे हैं, तो वो उनकी जो ये कॉन्वर्सेशन लेवल उस टाइम पे भी जो है बहुत स्ट्रांग थी, जो हमें क्योंकि जब ये चेयरमैन थे मैं बहुत लंबा हिस्सा खेला और हमारी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा था। तो इस दफ़ा भी मुझे लगता है, और जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। जिन हालात में उन्होंने टेक ओवर किया है वो कोई इतने पॉजिटिव हालात नहीं थे। अगर आप सीरीज वाइज देखें, अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें, हमारी ज्यादातर क्रिकेट जो है हम सी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और अगर हम पास में जाके देखें थोड़ा सा, तो हम न्यूजीलैंड से जो है ना होम सीरीज आ रहे थे, हम इंग्लैंड से होम सीरीज आ रहे थे, हम ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज आ रहे थे। हमें जो ये भी न्यूजीलैंड की टीम जिसमें 9 प्लेयर नहीं थे, वो T20 हमारे साथ जो है ना वो इक्वल कर रही है। वनडे क्रिकेट में जिनके 9 प्लेयर नहीं थे वो हमसे 10-12 रन से मैचेस हार रहे हैं। सो इन हालातों में उनका आना हुआ है, तो ये कोई आइडियल हालात नहीं है, बट we've heard that he's a man of उनके पास जो नर्व्स हैं वो स्टील की हैं, और बहुत घिरे में वो चीज़ों में। एशिया कप आपके सामने है, टीम की परफॉर्मेंसेस जो है ना उस तरह की नहीं है जो चाहे, फिर आगे वर्ल्ड कप सर पे है जी। तो आई एम श्योर दैट ही विल टैकल समथिंग आउट, और इंशाल्लाह ताला जो भी करेंगे अपनी टीम के साथ मिलके मुल्क के बेहतरी होगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा टीम के हवाले से आपने बात की, उस पर भी आपका ओपिनियन ज़रूर लेना चाहूँगा। T20 फॉर्मेट में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल करते चले जा रहे हैं, हमारा पावर प्ले की यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं हो पा रही। बाबर रिजवान हमारे ऑब्वियसली स्टैट्स के अंदर, हमारे रैंकिंग के अंदर भी ऊपर आते हैं, नंबर 1 और 2 पे मोस्टली देखा जाता है, बट पावर प्ले का यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से हम बड़ा टोटल नहीं लगा पाते। जो पिछला वर्ल्ड कप था उससे पिछला यूएई के अंदर जो खेला गया था सेमीफाइनल, हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, ये फाइनल हारे, तो हमें पता था कि इतने टोटल से आप नहीं जीत सकते। जो क्रिकेटिंग आई रखता है बंदा, उसको आइडिया था कि हमें 137 करके इंग्लैंड को फाइनल नहीं हरा सकते, हमने कम टोटल किया। इसी तरह जब सेमीफाइनल भी हारे तो हमें पता था कि यूएई की कंडीशन के अंदर 170 180 ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को रोकना मुश्किल हो जाएगा, बट फिर हमने कम टोटल किया। तो ये आप जो T20 का, पहले मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहूँगा, ये जो माइंड सेट है कि हम शुरू में थोड़ा स्लो खेलें फिर आगे से लंबा करें, और अगर मेरा एक और इसमें काउंटर आर्गूमेंट्स मिडिल ऑर्डर की क्लैप्स के ऊपर भी आता है कि अगर आप 70-80 बॉल्स अगर आपके ओपनर कंज्यूम कर रहे हैं और मिडिल ऑर्डर को आप सिर्फ 20-30 बॉल्स दे रहे हो और उनसे डिमांड की जा रही है कि आपने 7-8 बॉलों पे 30 करना है, तो ओबियसली वो हर दफ़ा नहीं कर पाएंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ये परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग और ये पार्टनरशिप के लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपने खुद ही जवाब दे दिया अपने क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से जो हम एक रजीम फॉलो कर रहे हैं ना, वो दुबई क्रिकेट की कर रहे हैं। जब हम यूएई में T20 क्रिकेट खेलते, देखिए वहाँ कंडीशंस डिफरेंट थी, वहाँ 140 वाली क्रिकेट थी, और उस क्रिकेट के हिसाब से हमारे पास अफरीदी, सईद अजमल, हफीज होते थे। वहाँ हमें रोकना नामुमकिन हो जाता था इस स्कोर में। उसी रजीम को अब इन कंडीशंस में इंग्लैंड में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, हम उस तरह से क्रिकेट नहीं खेल पाते। अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Once again, welcome back to Sports On। अहमद भाई, दोबारा वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने ब्रेक को रोका था। पावर प्ले में खेलना ज्यादा आसान है, रन्स बटोरना ज्यादा आसान है कि बाद में, तो ऑब्वियसली आप जिसको भी पूछेंगे वो आपको यही कहेगा कि पावर प्ले में रन्स करना ज्यादा आसान है। बीइंग एन ओपनर मैं आपको कह रहा हूँ
कि पावर प्ले में स्कोर करना ऑब्वियसली ज्यादा आसान है, बिकॉज वहां पे आपके पास सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर हैं, बॉल भी ब्रांड न्यू है, फ्लैट ट्रैक्स हैं, वहां पे बॉल आता है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ एक्सेप्टिंग इट, यू नो, टेकिंग दोज रिस्क व्हेन रिक्वायर्स. एब्सोल्युटली सही है. दूसरा ये है कि जब हम इतने बॉल ऊपर से, फॉर एग्जांपल मैं 13 ओवर खेल जाता हूँ या 12 ओवर खेल जाता हूँ, उसके बाद 1 डाउन से फ्लोटर स्टार्ट हो जाते हैं. नहीं, फ्लोटर्स पे वो प्रेशर नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनकी प्राइमरी जॉब जो होती है वो बॉलिंग है. हाँ. जब आप उनको बैटिंग में लेके आते हैं तो आप बेसिकली आप उनको जो है ना एक रिस्क तो ले ही रहे हैं ना. अब मतलब मैंने नहीं देखा कि तीसरे नंबर से ही टीम में आप फ्लोटर्स भेजना स्टार्ट कर दें. उनके 3, 4, 5 पे प्रॉपर बैट्समैन होते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं. जब उनको मारना है, फील्डर्स हैं इधर, वो देखिए एक बैट्समैन को पता है कि उसने 3 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं किया ना, वो बाहर हो जाएगा. एक बॉलर को जब आप ऊपर भेजेंगे, उसको पता है कि यार अगर वो फेल भी हो गया कोई बात नहीं, उसका तो जो है ना बॉलिंग पड़ी है अभी. सो आपकी टीम में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आया था वो ये आया था कि आपके पास 3, 4, 5 के इस तरह के प्रॉपर बैट्समैन नहीं है. जिसको जो है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ना हमारी जो टीम का मुझे लगता है प्लान है वो 160 वाली क्रिकेट का है. और उसके बाद जाके जो है ना बॉलर्स पे आप जो है ना चीजें देख दें, ज्यादती है बॉलर्स के साथ भी. आजकल क्रिकेट इवॉल्व हो गई है. ये 200 वाली क्रिकेट है. हमें भी 200 वाली क्रिकेट खेलनी है, चाहे उसमें फिर अहमद आउट हो या अहमद सेंचुरी करे. एक और अहमद भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर आता है. एक हम देखते हैं जिस तरह माइंडसेट अप्रोच ये है कि अपनी टीम में जगह पक्की करनी, रैंकिंग में आप 1 और 2 पे रहें, अपनी परफॉर्मेंस 100 लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा 50 करेंगे, टीम में जगह पक्की कोई बाहर नहीं कर पाएगा. दूसरा स्टेट ऑफ माइंड ये है कि हमने अपनी टीम को मैच जिताना है. अगर आप प्राइम एग्जांपल रिसेंट पास की हम लेते हैं तो बेन स्टोक की सबसे सामने आती है, बटलर की बात करते हैं, वार्नर की बात करते हैं. ये हमें आपको टॉप 10 रैंकिंग में कहीं नजर नहीं आएंगे, बट व्हेन एवर दे डू स्कोर द टीम विंस. ये अब जो मंत्रा है, जो फार्मूला है कि अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर रखना या टीम को जिताना, अहमद शहजाद अभी करंट सिनेरियो में खुद कैसे देखते हैं? देखिए मेरे ज़हन में कभी भी नहीं आया कि मैंने वर्ल्ड नंबर रैंकिंग में नंबर 1 बनना. ठीक, कभी भी नहीं आया. एक चीज जरूर ज़हन में आती है कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस तरह खेलना. खत्म. जब आप एवरेजेस के पीछे भागते हैं तो कहीं ना कहीं टीम पीछे रह जाती है, टीम के गोल्स पीछे रह जाते हैं. आज जिस तरह आपने बोला जितने दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो छोटी छोटी इम्पैक्ट इनिंग्स खेलते हैं, वो रैंकिंग्स में शायद ना हो, लेकिन वो टीम के लिए बहुत वैल्यूबल प्लेयर होते हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा इस तरफ जाना चाहिए. जो सारा फोकस होना चाहिए वो टीम की रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए. और फिर इन दी एंड ऑफ द डे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कोच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमल दखल होता है. कैप्टन का तो होता ही है, कोच का बहुत ज्यादा होता है. व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, देन इट्स कोच कि जाके आर्गुमेंट करे, क्वेश्चन करे, डिस्कशन करे, कम्युनिकेशन करे. आपको लगता है कि ये जो भी हम कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे, अभी पास में जब कोई हम फाइनल या सेमीफाइनल हारते तो प्लेयर छुप के आते थे फ्लाइट्स के अंदर, अब क्या होता है कि आपको शाइया दिया जाता है, डिनर मिलता है बड़ा जबरदस्त किस्म का. तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम जो फाइनल या टाइटल नहीं जीत पा रहे उसके पीछे ये माइंडसेट, चाहे हम नहीं इसको मार्जिन देते हैं कि डेलिबरेटली नहीं है, बट माइंडसेट यही है कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हैम्पर कर रही है टीम परफॉर्मेंस? नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि अपनी माइंडसेट ये है कि नहीं है. मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि मेरा प्लान हो सकता है, शायद हो सकता है आपको बेहतर प्लान नहीं पता लग रहा बाहर से बैठ के, मेरा हो सकता है, मैं उस पर चलता हूँ. और अगर उस पे चल के मैंने इंग्लैंड से किसी टीम से हारना है, ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से हारना है, न्यूजीलैंड की सी टीम से हारना है, न्यूजीलैंड की इस टीम से इक्वल करानी है T20 की, तो फिर तो कुछ गलत है ना? तो फिर आप कोच हैं, फिर कोच को मेरे से बात तो करनी है ना. कोच को मुझे कायल तो करना है ना कि नहीं अहमद, दिस इज नॉट वर्किंग फॉर अस एंड द रीजन इज दिस 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 दिस. लेट्स डू समथिंग एल्स, लेट्स प्ले समथिंग एल्स, लेट्स क्रिएट अनदर सिनेरियो, लेट्स सी हाउ इट गोज. क्या वो हो रहा है? तो सिर्फ एक बंदे पे चीजें फेंक देना वो भी ठीक नहीं है. आपके कोच का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब कोच प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के पीछे छुप जाते हैं तो, और वो थोड़ा सा हमारी फील्ड में बोलता है कि जब सेफ साइड चलने की कोशिश करते हैं जी, तो पता किसका नुकसान होता है? बोलकर अभी मिकी आर्थर की ओबियसली दोबारा एज ए डायरेक्टर आए हैं, थोड़े लार्जर वो रोल के साथ आए हैं. ब्रैडमैन उनके हेड कोच है. तो आपको क्या लगता है कि मिकी के साथ आप उनके अंडर खेले भी, और मिकी ने भी जो 2-3 अभी रिसेंट अपनी स्टेटमेंट दी, उन्होंने यही कहा कि मैंने टीम का माइंडसेट चेंज करना है. खास तौर पे उन्होंने टेस्ट मैचेस के ऊपर बात की कि टेस्ट मैचेस के अंदर जिस माइंडसेट से इंग्लैंड खेल के गया आपके साथ, आपने वो डेवलप करना है. तो आप मिकी को कैसे देखते हो कि वो चीज़ें उस तरह कर पाएगा जो हम बात कर रहे हैं, या जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट अभी हो रही है उसकी तरफ ले जाएंगे? देखिए मिकी को करना ही पड़ेगा.
मिकी ने देखे कहीं ना कहीं अगर ये जॉब एक्सेप्ट की है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। उसे पता है कि मुश्किल टास्क है, वो डार्बीशायर को भी देख रहा है, वो यहाँ से पाकिस्तान टीम को भी देखेगा, ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस उनके पास है। और सबसे बड़ी बात है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ट्रस्ट लेवल है। फॉर एग्जाम्पल अब ऐसा चीजें नहीं होंगी कि जैसा चल रहे, देखे एक चेन चल रही थी पहले, किसी को किसी से मसला नहीं था, ठीक है, एक दूसरे को कवर किया जाता है हर जगह पे, नीचे से ऊपर तक। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्वेश्चंस ऊपर से पूछे जाएंगे। तो जब ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप मुझे पूछोगे कि भाई वेयर इज रिजल्ट्स, वेयर आर रिजल्ट्स। तो उस रिजल्ट्स के जब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर हर बंदा अपनी अपनी जॉब करता है। तो आई थिंक मिकी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट एट द सेम टाइम यू नो मिकी के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट ने परफॉर्मेंसेस दी हैं यार। 2 साल हम मिकी के होते हुए आप नंबर 1 टीम रहे हैं, मिकी के होते हुए आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। तो यू कैन नॉट टेक दीज थिंग्स अवे फ्रॉम हिम। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये होती है, वो ये होती है कि जब एक सरबराह आता है किसी इंस्टीट्यूट का, वो अपनी चीजें अपने तरीके से करता है, रिस्क लेता है। ऐसा नहीं होता कि जो फ्लो चल रहा है उसके पीछे छुप जाए और बाकी चीजें करने लगे। तो यहाँ क्रेडिट जाता है नजम सेठी साहब को कि बहुत सारी आईब्रोज उठी हैं, रेज हुई हैं कि कैसे होगा, कैसे संभाल पाएगा। बट स्टिल जो उनका एक लीडर यही होता है ना, जो उनका लगा कि हाँ यार यही ठीक तरीका है, उन्होंने वो इम्पोज कराया। अब वो रिजल्ट्स भी डिमांड करेंगे। सो आई थिंक ये क्रेडिट जाता है उनको भी। एट द सेम टाइम आई विश देम ऑल द बेस्ट, पूरी टीम को। आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, ये जो सारी टीम मिलके यूनानिमसली काम कर रही है, मिकी, बाबर, कैप्टन्स, बॉलर्स, बैटर्स, ये जाएं और इंशाल्लाह ताला जो भी खेले, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, वो मुल्क के लिए खेले और इंशाल्लाह अहमद भाई आप उसमें वर्ल्ड कप लेके आए इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि हमारे अभी रैंकिंग में हम 1.5 दिन के लिए नंबर 1 भी रहे, अगर हम लास्ट मैच जीत जाते तो ऑब्वियसली हम शायद थोड़ा सा 2-2.5 मंथ तक शायद बन जाते। अभी करंट टीम को ओडीआई के हवाले से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो कैसे देखते हैं, और दूसरा क्या आपको लगता है कि इस टीम में आपकी जगह भी बनती है अभी? तो जहां तक आप रैंकिंग की बात करें, बड़ी अच्छी बात है, चाहे 2 दिन के लिए आए, 1.5 दिन के लिए आए। लोग कहेंगे कि यार 9 प्लेयर नहीं है उनकी टीम के, लोग कहेंगे कि वो नंबर 2 पे टीम थी और वो जब पाकिस्तान आई अपने 9 प्लेयर छोड़ के आई, आपने उनको 4 मैच हरा दिए जिसकी वजह से आप नंबर, वो ठीक है, वो प्लेयर्स को खुद भी पता होता है कहीं ना कहीं कि यार अगली टीम जो है ना उस लेवल की नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड आपके होता है कि यार हम नंबर 1 टीम है। चाहे 1.5 दिन के लिए अच्छा होता, आखिरी मैच भी जीतते तो वो लंबा सस्टेन हो जाता, एक मोरल बूस्टर चीज, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर चीज वो रहती है। बट अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा रह नहीं पाई है। जहां तक आप वनडे क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ही स्ट्रगल करेगी। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 2-3 सालों से T20 क्रिकेट डोमिनेट कर रही है। हर टीम जो है T20 क्रिकेट खेल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप होना था, लीग्स हो रही हैं, प्लेयर्स जाके खेल रहे हैं। तो जो वनडे क्रिकेट है वो डिफरेंट मसल यूज करते हैं, वो आपकी फिटनेस को टेस्ट करते हैं। एज ए फास्ट बॉलर आपने 10 ओवर करने हैं, 10 ओवर खाली करने नहीं है, वही 145 की पेस से करने हैं। यस, समझ रहे हैं, फील्डिंग करनी है, बैटिंग करनी है। तो उसमें आपकी फिटनेस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी मैच प्रैक्टिस, फिर दूसरी चीज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी जो मैच प्रैक्टिस है, या अगर कोई आप बड़ी टीम आपके साथ खेलती है तो आपको थोड़ा उस तरह की बॉलिंग मिलती है, उस तरह की बैटिंग मिलती है। आपके बॉलर्स को आइडिया होता है कि हाँ यार इस लेंथ पे इस बैट्समैन को पड़ता है, तो वो यहाँ वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, हमेशा अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल की कोशिश करता है। इससे इंप्रूवमेंट आती है। आपको जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अच्छी टीम्स होती हैं, टेस्ट करती हैं आपके पेशेंस को डिफरेंट तरीके से, आपकी एबिलिटी को, आपके स्किल को, आपके पेशेंस को एज ए टीम आपको टेस्ट करती हैं। उसमें इंडिविजुअल्स का भी फायदा होता है। एट द सेम टाइम बैटर्स को बड़ा फायदा होता है। अगर अगर मुझे पता है कि यार एक टीम में 2 वीक लिंक हैं, तो वो बड़ा आसान हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल में आपको, जब आजकल लीगों में आपको 2 वीक लिंक नहीं मिलते, जब आपको इंटरनेशनल लेवल पे 2 वीक लिंक मिल जाए, और तब जब खब्बा खेल रहे हैं तो उनके पास आगे से कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है, तो वो मुझे ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और मुझे पता है मुझे 30 ओवर जो है ना जो ऑफ स्पिनर ने करने हैं, दोनों तरफ से मुझे मेरी तरफ अंदर को बॉल आना है, तो सर मेरे लिए तो परफॉर्मेंस करना बड़ा आसान हो गया ना। मैं तो उसे जब चाहेगा चौका खींच लूंगा, जब चाहेगा नीचे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको जो है ना हर बॉलर आके टेस्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पीछे जो टीमें आती रही हैं, हम इस तरह टेस्ट हुए नहीं, और अभी भी जो भी न्यूजीलैंड आई है हम टेस्ट हुए नहीं। लेकिन व्हाइल सेइंग दैट, पूरी दुनिया सफर करेगी, खाली हम सफर नहीं कर रहे। आप देखें कि वनडे क्रिकेट कोई खेल ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम सफर कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया सफर करेगी। ओपन फील्ड है सर,
अल्लाह करे कि हम जो है ना एक अच्छा प्लान बना के जाएं, मिडिल ऑर्डर को जरा ये थोड़ा देख के जाएं, बिकॉज मिडिल ऑर्डर अभी तक इस तरह लग रहा है कि वनरेबल है, शायद वो बनाया ही नहीं गया, शायद उनको जब लाके बोले ही 13, 12, 14 बोले देंगे तो वो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। हमने सिलेक्शन भी देखे तो T20 और ओडीआई के अंदर न्यूजीलैंड के गेस्ट हमने 6 ओपनर सेलेक्ट कर लिए। मिडिल ऑर्डर में तो सिर्फ सलमान अली आगा थे, हारिस सोहेल इंजर्ड हो गए तो इफ्तिखार को तो बाद में आपने इंडक्ट किया। तो आपकी सिलेक्शन के अंदर भी दे रहे हो सम लूप होल कि आपने किन किन लड़कों को ऑर्गेनाइज तो सर अगर आपने ओपनर्स को भी मिडिल ऑर्डर में रखना है तो एटलीस्ट वो ओपनर्स हो जो केपेबल हो। बस ये छोटी सी बात ये है कि वो ओपनर क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो अहमद शहजाद रेडी है वर्ल्ड कप के लिए? मैंने आपको बोला है कि ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि रेडी है तो वो आपको यही कहेगा जी रेडी, मेरा तो ख्वाब है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है किसी चीज के लिए भी। मेरा ये भी ख्वाब है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप बस अब लेके आए, क्योंकि ये सेम यूनिट बड़ी देर से खेल रहा है और ये सेम यूनिट को अब एक हाई टाइम कि हम एक टाइटल लेके आए। ये अवाम भूखी है टाइटल के लिए, हालात आपके सामने है, चीजें आपके सामने है। वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जीत से इस अवाम को कुछ ला के दें। इस अवाम जो हमारे लिए दुआएं करती है, ये अवाम दिन रात मुसल्लों पर बैठे रहती है। इट्स हाई टाइम, क्योंकि हर चीज इस ग्रुप के फेवर में गई है। ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं इनकी फेवर में गई है, इनको इनका टाइम मिला, इनको किसी ने छेड़ा नहीं, इनको कोच ने बैक किया, सिलेक्शन में बैक हुए। इट्स हाई टाइम कि नाउ पीपल डिमांड ग्लोरी फॉर यू फ्रॉम यू। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम की शॉर्टेज है, नहीं तो जिस तरह मजा आ रहा था बात करते हुए शायद इसको हम लंबा कंटिन्यू करते। लास्ट नोट पे हमारे प्लेटफॉर्म से अपने फैंस के लिए, चाहने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज दीजिएगा। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए जिंदगी में इस चीज से थोड़ा निकला हूँ, सोशल मीडिया की जिंदगी के बाहर जाके जब देखा है दुनिया होती है, तो ये सोशल मीडिया की फैंस किस तरह चलते हैं, ज्यादातर किस तरह कमेंट्स और रीट्वीट्स और लाइक्स होते हैं, ये हमने ही स्टार्ट किए थे, ठीक है, और आज हमने ही बंद किए। उसकी कोई वजह ही होगी, क्योंकि यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो जो सही फैंस हैं, जो रियल फैंस हैं, वो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा किसी दिन क्या होते हैं। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो जब मैं बाहर जाता हूँ ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग, जिस तरह अभी मैं स्वाद गया था, और स्वाद पे वो ऊपर वो बांडे कहते हैं जगह को जहाँ पे वो अपने जानवर वगैरह रखते हैं, और वो एक ही 2 लोग होते हैं जो पूरी गर्मियाँ या सर्दियाँ उस जानवरों का ख्याल रखते हैं। एक ही घर वो लकड़ी का बनाया होता है, और जब हम वहाँ पहुंचे और वहाँ पे भी वो बंदा आपको जानता हो, आपको रिस्पेक्ट दे, तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो फिर आप बाकी शहरों की चीजें तो छोड़ ही दें। तो हाँ जी, ख्वाब मेरे बड़े हैं, इंशाल्लाह मेरी फाउंडेशन आएगी, उसके जरिए मैं जो मैंने सोचा है इंशाल्लाह। अच्छा कि एक क्वेश्चन था, काफी लोग जानना चाह रहे थे, माशाल्लाह यू आर क्वाइट गुड लुकिंग, और उस्मान ड्रामा आया था तो आपने लुक भी उस तरह अपना अटायर किया, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या आपका फ्यूचर में है एक्टिंग साइड पे आने का कोई मूड शूट? तो नहीं, मेरा एक्टिंग साइड पे आने का जो मैं चीज, मुझे मेरा बिलीव है कि जो मैं एक चीज कर रहा हूँ उसको एंड तक लेके चलूं और उसमें अपना बेस्ट दे दूं। अभी मेरे क्रिकेटिंग ईयर्स बहुत ज्यादा पड़े हैं। मैं 2 कश्तियों में यहाँ सवार नहीं हुआ कि मैंने कभी कोई बिजनेस में हाथ नहीं डाला, कि मेरा जो सारा फोकस है वो क्रिकेट पे रहे, क्योंकि अगर मैं अपना फोकस डाइवर्ट करता हूँ तो वो मेरे मुल्क के साथ ज्यादती हो जाएगी, क्रिकेट के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ मेरी सारी एनर्जी है वो मेरी क्रिकेट पे लगे। जहाँ तक आप उस्मान की बात करते हैं, एतगरुल, उसके बाद कुल्लूस उस्मान, मुझे दोनों सीरियल्स जो हैं बहुत पसंद है। बहुत रेगुलरली मैंने पहले एतगरुल फॉलो किया है, उसके बाद अब उस्मान में। आई थिंक इट्स बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन 2 सीजन से, अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करें, उसको समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अहमद भाई, अगेन आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। हमारी दुआ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जल्द कम बैक करें और अपने मुल्क का नाम और अपनी फैमिली के लिए तमाम वो चीज़ें करें जो आप करना चाह रहे हैं। अगेन आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अजीन, हमने इनसे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और हमारा मैसेज भी यही है कि हमने अपने नेशनल हीरोज़ की कदर करनी है, उनको बनाना है। जहाँ हम टैलेंट की बात करते हैं तो टैलेंट को कई दफ़ा बनाया भी जाता है, और हम इसी तरह अपने प्लेटफॉर्म से ही हमेशा आवाज़ उठाते हैं कि आपने हीरोज़ को अपने लेके चलना है और उनका साथ नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।